लेकिन सर सर्टेन पैरामीटर्स के साथ ही अगर यूनिवर्सिटीज फंक्शन करें तो इसमें क्या खराबी है? अगर आप इसे मैंडेटरी कर देते हैं, अगर सर्टेन पैरामीटर्स आप तय करते हैं कि इन पैरामीटर्स से नीचे जो है वो हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं ले सकते, वो तो कर रहे हैं, वो तो हो रहा है। वो ऑलरेडी कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने बताया कि आप सब लोग यदि अगले 1 साल में 2 साल में एक्रेडिटेशन नहीं करोगे तो आपके कॉलेजेस को बंद करेंगे। ऐसे कुछ लोगों ने किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया ऐसे। तो ऐसा होने के साथ साथ सारे लोग एक्रेडिटेशन के लिए आएंगे। एक्रेडिटेशन में जब नहीं पाएंगे तो उसमें बदल करेंगे, चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और पाने के लिए कोशिशें शुरू होगी अच्छे होने के लिए। तो जो आराम से सोए हुए लोग हैं उनको जगाने का काम उसके माध्यम से हो जाएगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं? My name is Pranay Goyal and I am from Noida. I would like to ask one thing like हमारा ऑलरेडी जो 75 साल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर अराउंड 400 ईयर्स तक के जो वॉर्स हैं उसकी हिस्ट्री हम बच्चों को पढ़ाते हैं रेगुलरली। और जो 5000 साल का हमारा जो हिस्ट्री है, वेद हैं, पुराण हैं, आयुर्वेदा है, एवरी सिंगल थिंग, उसके अंदर जो डेप्थ है उसके बारे में कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी एक एजुकेशन पॉलिसी उनको इम्बाइब करने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं पे भी नहीं देखी गई है, जो कि प्रॉम्प्टली बिल्कुल बच्चे को शुरू से या तो पढ़ाने का। नहीं, आई थिंक इसमें बहुत सारे प्रयास ऑलरेडी शुरू हो गए हैं जी। पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही जी एक बहुत पावरफुल शब्द प्रयोग किया है, आवर पॉलिसी आवर एजुकेशन शुड हैव रूटेडनेस जी। हमारे बेसिक वैल्यू सिस्टम जो है उसके आधार पर हमारी शिक्षा होनी चाहिए जी। तो इसका ही मतलब हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, भारतीय ज्ञान परंपरा नाम का प्रकोष्ठ भी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से AICTE में शुरू हुआ है। इसलिए IKS के बहुत सारे प्रोग्राम, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी शुरू किए हैं जी। हमारी सारी टेक्स्ट बुक स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक में बदलाव करते हुए जी। जो भारत में पहले रिसर्च होके जो किया गया था उसको भी उल्लेख करते हुए उसके आगे वाला जो रिसर्च बाहर में हुआ है उसका भी हमको कनेक्टिविटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ हुआ वही फाइनल है, ऐसा नहीं है। यहाँ से विज्ञान बाहर गया, बाहर में और प्रगत हुआ और उसको भी हमको लेना चाहिए। लेकिन हमारा बेस और फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था जी। ये जब तक हमारे छात्रों में आत्मविश्वास पूर्वक नहीं बताएंगे तब तक हमको लगेगा कि हम हमेशा बाहर के लोगों के ऊपर ही निर्भर नहीं है। ये बाहर आने के लिए पहले हमारे देश में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स का उगम तो यहाँ से हुआ जी जी। बाद में उसको विकसित बाहर के देशों ने जरूर किया है जी। तो ये जब तक हमारे इतिहास के किताबों में, मैथमेटिक्स के किताब में, भूगोल सब जगह में हम नहीं बताएंगे तब तक हमको प्रेरणा नहीं मिलेगी। हमको हमारे सारे विद्वान जो थे उनके बारे में ज्ञान देना चाहिए। आयुर्वेद है, हमारे मेटलर्जी है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, वाटर रिसोर्स हार्वेस्टिंग है। आज दुनिया में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके सारे सॉल्यूशंस कुछ ना कुछ तरीके से हमारे यहाँ पहले से थे। तो उसको दोबारा उजागर करते हुए उसमें भी रिसर्च करके आज के दिन के लिए उसको रेलेवेंट भी बनाना है। वैसे रहना है ऐसे बोलने से भी नहीं चलेगा। तो उपाध्याय जी जो पहले वाला था और आज दोनों के बीच का ब्रिज बनाते हुए इंडियन नॉलेज सिस्टम का आधार लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रेरणादायी भी है जी। और बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेगी तब हम बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स, देखिए अभी 3 साल पहले जापानीज साइंटिस्ट को इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या दम है, हेल्थ के लिए कैसे होता है, उसको नोबेल प्राइज मिला। हमारे देश में तो उपवास करने की पद्धति तो हजारों साल से है जी जी। कोई सोमवार करता है, कोई एकादशी करता है, कोई शनिवार करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ज्ञान था वो एक तरह से लोगों ने ऐसे बताया कि ये करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए, जो साइंटिफिक स्पिरिट उसके बिहाइंड था वो ज़्यादा हमने उजागर नहीं किया। तो यदि हम वो सब करेंगे तो क्रॉनिकलाइजेशन के साथ उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी है और उसको करने से क्या क्या फायदे होते हैं ये भी बताने पड़ेंगे, तब लोग उसके पीछे दौड़ने लगेंगे। क्रॉनिकलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और उसका इंटरनेशनलाइजेशन या तो इंटरनेशनल नॉलेज। तो आपने देखा है पेटेंट के बारे में भी कितना झगड़ा करना पड़ा डॉक्टर माशेलकर जी को जी। अरे माशेलकर जी, हाँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमको हमारे ज्ञान को दोबारा आज के मॉडर्न युग के इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन को यूज करके, रिसर्च करके उसको पेपर पब्लिश करके सामने दिखाना पड़ेगा जी जी। और इसीलिए तो वो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का डिवीजन बनाया।
क्या पुराने जिनको इस चीज़ की नॉलेज है बहुत हमारे पुराने हिस्ट्री के अलग अलग जो विज्ञान की और एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस की जो नॉलेज है, क्या उनको भी एज अ फैकल्टी जरूर इसके अंदर ला सकते जरूर हैं? देखिए, आप जब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का नाम है जी, ये सब प्रैक्टिशनर्स है, ट्रू, इनको डिग्री की वो आवश्यकता नहीं है जो पीएचडी चाहिए वो चाहिए। Absolute. वो बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग नॉलेज जिसको है वो समझा सकेगा, वो उनको सर क्या फैकल्टी के रूप में ले सकेगा। सिस्टम है उसमें भी आपने इसके आधार पर कुछ रैंकिंग या कुछ नंबर्स तय किए हैं? तय किए हैं इसके लिए कि अगर आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रखते हैं या फैकल्टी ऑफ प्रैक्टिस रखते हैं? नहीं, उसको पॉइंट्स है। पॉइंट्स और नए सिस्टम जो आएगा उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर भी है, इनोवेशन के लिए है, उसके साथ साथ नेट ज़ीरो इंस्टीट्यूट जो बनाएगा उसके लिए भी है, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात हम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपका कैंपस सस्टेनेबल है क्या उसके लिए है, आप वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो क्या, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके यूटिलाइज कर रहे हो क्या, ये सारे पैरामीटर्स को अंक जब गुण होते हैं तब हमको इस जी जी बढ़ के आने लगेंगे। ओके जी, थैंक यू। कोई और सवाल अगर किसी के मन में हो? जी, मुझे लगता है प्रोफेसर सरस्वती की क्लास के अंदर बहुत सारे लोगों के डाउट्स। नमस्ते, मैं अमित श्रीवास्तव हूँ। सर, अभी स्किल डेवलपमेंट क्लास 6ठी क्लास तक लेके जाया जा रहा है, तो क्या अभी हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में एनआईटी और आईआईटी उसमें वो सर्टिफिकेशन, फिर डिप्लोमा और डिग्री इस मॉड्यूल पे भी क्लासेस शुरू होंगी 9th क्लास के बाद से ही, जैसे कुछ लोंगोवाल और कई कॉलेजेस में होता है? वो एजुकेशन का सिस्टम क्या एनआईटीज़ में आ सकता है, आईआईटीज़ में? देखिए, एडमिशन प्रोसेस में बदलाव कब होगा, कैसे होगा, आज मैं नहीं बोल सकूंगा, लेकिन ज़रूर ऐसे छात्र जो वोकेशनल एजुकेशन लेके आते हैं उनको भी उतनी ही प्रायोरिटी दी जाएगी जितना ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेके जो आ रहे हैं। ये धीरे धीरे होगा और हमारे टेस्ट भी धीरे धीरे एप्टीट्यूड बेस्ड होनी चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम, रादर देन ओनली बेसिक नॉलेज। वो तो नॉलेज बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन वो एप्टीट्यूड उसमें है कि नहीं वो टेस्ट करने की ज़रूरत ज़्यादा है। और दूसरा, मैं अभी तक नहीं बताया था, ये मौका मिल गया मुझे बताने के लिए कि हमने सारे स्टूडेंट्स को एक यूनिक आईडी, नाम है उसका अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, APAAR, अपार। और अपार हमारे कोई भी भारतीय भाषा में अपार का मतलब इन्यूमरेबल, अनेक, अच्छा बहुत ऐसे होता है, तो इसके फ़ायदे अनेक होंगे, इसलिए इसका नाम ही अपार रखा है। तो ये ऑटोमेटेड है, ये परमानेंट आईडी है स्टूडेंट का, जैसे आधार आईडी अब परमानेंट है वैसे ही ये स्टूडेंट का आईडी है, लर्नर का आईडी है। आप जो जो सीखते हो वो सब क्रेडिट के माध्यम से उसमें डिपॉजिट करने की व्यवस्था है। यानी आप इससे अपनी एजुकेशन को अगर अपडेट करते रहते हैं, सब कुछ क्रेडिट उसके अंदर जुड़ते चलते सब हैं। जुड़ते रहेंगे। तो दिस इज लाइक आई ऑफन से बैंक, इसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अच्छा, अपार इज ए अकाउंट नंबर एंड बैंक का नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आंध्रा बैंक है, कैनरा बैंक है, वहाँ हम पैसे डिपॉजिट करते हैं और एटीएम कार्ड से, आपके आधार और पैन के साथ साथ अब आपका अपार भी पूछा जा सकता है, और एटीएम कार्ड से हम पैसा निकालते हैं। वैसे ही अपार आईडी क्रिएट करके उसका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो किया है वो सरस्वती अकाउंट है, वो लक्ष्मी अकाउंट है बैंक वाला, ये सरस्वती अकाउंट है। यहाँ आपने सीखा हुआ सब कुछ चीज़, आपके फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव एक्टिविटी, म्यूज़िक, डांस, आप किस किस स्टूडेंट कंपटीशन, सारे चीज़ों में जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट करते हो उसका इक्वलेंट क्रेडिटाइजेशन करके उसमें डिपॉजिट करने की व्यवस्था एक बार हो जाएगी तो इट इज़ लाइक अ स्टूडेंट्स एकेडमिक CV, बायोडाटा हो गया ऑथेंटिकेटेड, यानी आपको फिर ज़ेरॉक्स कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी या गैजेटेड ऑफिसर ने ये ठीक है लिखा हुआ कॉपी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपका 12 डिजिट अपार आईडी देंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो लोग आपने क्या किया है इसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड देख सकेंगे, तो आपको जॉब में उपयोग होगा, आपका हायर एजुकेशन में उपयोग होगा। एक कॉलेज या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने के समय पे वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके, सारे सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, वो करना नहीं पड़ेगा। इसके अपार
उपयोग है, इसलिए इसका नाम अपार है। एक इसमें एक और क्वेश्चन है, जो बात चली थी 1960 के दशक में, एक भाषा ज्ञान और विषय ज्ञान पे बड़ी बहस चलती थी कि विषय ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाषा ज्ञान तो हम किसी भी बच्चे को बाद में वो सीख ही लेगा। क्या अगले 10 वर्षों में हम ये मान के चले कि किसी भी विषय का, चाहे वो टेक्निकल हो या मेडिकल साइंस का हो, वो छठे क्लास से वो विषय ज्ञान ही बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो, उसको भाषा की बाध्यता ना हो, उसकी क्षेत्रीय भाषाओं में उसको वो ज्ञान दिया जाए? ये 10 वर्षों का क्या मैंने शुरुआत में ही कहा, भाषा में अपने इन्होंने एक प्रश्न पूछा था, पूरा नहीं उत्तर दिया था। आज करीब 45 कॉलेजेस में इंजीनियरिंग अपनी मातृभाषा में देने की शुरुआत हुई। आपने एक सब प्रश्न भी पूछा था, क्या उसका बढ़ावा हो रहा है क्या? देखिए, ऐसा है, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, और जब ये 45 कॉलेज के छात्र डिग्री होने के बाद अच्छे पोजीशन में आसानी से इनको जॉब मिलेगा। जैसे आपने कहा, ज्ञान इम्पॉर्टेंट है, भाषा इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई भी भाषा हम कभी भी सीख सकते हैं। मैं तो हिंदी भाषी नहीं हूँ, मैं तो सीखा था कन्नड़ा और मराठी में, और यहाँ आया तो हिंदी सीख लिया, और दूसरी भाषा मैं गुवाहाटी में था, IIT में, तो आसामीज़ भी सीख लिया। तो आप भाषा सीखने के लिए थोड़ा समय, एक आध 2 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन बेसिक ज्ञान जो है, फंडामेंटल्स है, वो अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। इसीलिए जापानीज साइंटिस्ट हो, जर्मन साइंटिस्ट हो, या इवन चाइनीज़ वाले हो, इन्होंने काफ़ी इनोवेशन अच्छे तरीके से इसलिए किया क्योंकि उनकी सारी शिक्षा अपनी मातृभाषा में होती है। तो हमारे देश में भी अगले 10 साल में हम ऐसा देखेंगे कि मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, सारे विषय भी अपने भाषा में भी लोग सीखेंगे। और जिसको अंग्रेजी में सीखना है, हम उसको मना नहीं कर रहे, उसको अंग्रेजी में सीखने वालों को अंग्रेजी सीखने दो, जिसको हिंदी में सीखना है वो हिंदी में सीखने दो, जिसको तमिल में सीखना है उसको तमिल में सीखने दो। इधर और नहीं है, ये एंड है। एंड है, इसमें कोई चिंता करने की विषय नहीं। किसी के ऊपर लादा भी नहीं जाएगा कि आपको मातृभाषा में ही सिर्फ सीखना है, ये भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन मातृभाषा में सीखने के लिए प्रोत्साहन देना ये जरूरी था, ये नहीं था। इसीलिए हमारे देश के, जब आप सही कह रहे थे, 28% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, इसका मतलब 72% लोग उच्च शिक्षा से वंचित है। उनमें क्या ताकत नहीं है क्या? भगवान क्या पार्शल है क्या? उन्हीं अंग्रेजी सीखने वालों को ही ज्ञान देता है, बाकी लोगों को नहीं देता है क्या? तो वहाँ भी बहुत सारा टैलेंट है। और आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हम जिसको अनपढ़ कहते हैं, ऐसे लोग ग्रास रूट इनोवेशन एंड ऑगमेंटेशन नेटवर्क और उसके बाद नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के ज़रिए बहुत सारे इनोवेशंस जो गांव में खेती करने वाला जो ऑटो मैकेनिक है उन्होंने किए हैं, उसको जब हमने कन्वर्ट किया तो 600 के ऊपर पेटेंट पिछले 10 साल 20 साल में हुए हैं उनके। बहुत जुगाड़ भी अब पेटेंट है। जुगाड़ तो पेटेंट ही है एक तरफ से, लेकिन जुगाड़ को कन्वर्ट करके और फिनिशिंग टच देंगे यदि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। पर क्या हम ये प्रोडक्ट सारे होंगे एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ पाएंगे? तो इसीलिए फिनिशिंग चाहिए। जुगाड़ जो था वो सिर्फ काम चलाओ था, अब काम चलाओ से उसको रिफाइनमेंट करके उसका एफिशिएंसी बढ़ा के उसका क्वालिटी और उसका